बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो इन्वर्टर की केयरिंग टिप्स के बारे में है, इसकी मेंटेनेंस के बारे में है। सोलर सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है सोलर इन्वर्टर, क्योंकि ये इसको आप सोलर सिस्टम का न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल से करंट लेके इसने घर में देना है, सोलर पैनल से ही इसने एनर्जी लेके बैटरी को देनी है और बैटरी से एनर्जी लेके इसने घर में फीड करनी है या रिवर्स करनी है। तो इन्वर्टर के बगैर कोई भी सोलर सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो ऑन ग्रिड हो। और अगर इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो आपका सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, आपका सिस्टम नहीं चल पाता। तो इन्वर्टर की लॉन्गर लाइफ को इंश्योर करने के लिए चंद एक टिप्स का आपको ख्याल रखना चाहिए, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है, अगर हम हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करें तो हाइब्रिड में 2-3 किस्म के इन्वर्टर्स आते हैं। IP20 इन्वर्टर्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और सारे वही फीचर्स इनके अंदर होते हैं जो IP65 होते हैं। लेकिन IP20 इन्वर्टर्स के अंदर हम अगर बात करते हैं टेस्ला में, तो टेस्ला का HLE मॉडल है। क्राउन की बात करते हैं तो क्राउन में एलिगो 6 मॉडल है जो आजकल चल रहा है, 2023 में चल रहा है। इसी तरह से सोलर मैक्स में बात करें तो सोलर मैक्स में ओरियन सीरीज़ का इन्वर्टर आता है और एक R4 सीरीज़ का भी आता है और फाल्कन भी आता है। ये वो डिफरेंट नामों के साथ चल रहे हैं। फिर अगर इन्वेरेक्स की बात करें तो इन्वेरेक्स में वेरॉन के नाम से आता है। ये तमाम इन्वर्टर्स डुअल आउटपुट वाले इन्वर्टर्स हैं और मोर और लेस सेम फीचर्स के साथ आते हैं। इन तमाम इन्वर्टर्स को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, IP65 को भी ज़रूरत होती है, लेकिन इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। वेरॉन, एलिगो 6 या टेस्ला HLE, इन तमाम इन्वर्टर्स के साइड के ऊपर आपको डस्ट फिल्टर्स नज़र आते होंगे। इन डस्ट फिल्टर्स का काम ये होता है कि जब पंखे इनके अंदर हवा की सक्शन करते हैं, इन्वर्टर की इंटरनल कंपोनेंट्स को ठंडा रखने के लिए इसके नीचे फैंस लगे होते हैं और साइड्स पे भी फैंस लगे होते हैं। तो इन डस्ट फिल्टर से हवा इन्वर्टर के अंदर जाती है, सो दैट कि इन्वर्टर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन जब इन डस्ट फिल्टर्स के अंदर डस्ट फंस जाती है तो ये इन्वर्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। ये इन्वर्टर्स ओवरहीट भी हो जाते हैं और अक्सर F1 का एरर भी इन डस्ट फिल्टर्स की वजह से आ जाता है या इन्वर्टर के अंदर डस्ट ज़्यादा जमा होने की वजह से आ जाता है। आपको हर 10 से 15 दिन में, पाकिस्तान में ज़्यादातर एरियाज डस्टी हैं, तो यहाँ पे 10 से 15 दिन के बाद इन्वर्टर्स के ऊपर टॉप पे एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू को ओपन करके इन डस्ट फिल्टर्स को साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप इन्वर्टर्स को, इन डस्ट फिल्टर्स को साफ़ नहीं करेंगे तो ये डस्ट फिल्टर्स जाम हो जाएंगे और इवेंचुअली आपका इन्वर्टर जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके साथ जो फैंस होते हैं, फैंस में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि F1 का एरर आ जाता है, तो फैन को ब्लोअर लगा के महीने में एक दफ़ा ब्लोअर लगा के उसको, इसकी जो स्पीड है उसको भी इंश्योर करने की ज़रूरत होती है, इसकी प्रॉपर वर्किंग को इंश्योर करना ज़रूरी होता है। अगर आप इन्वर्टर को 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हुए हैं तो आप इन्वर्टर की सप्लायर कंपनी को बुलवा के इस इन्वर्टर की साइड से स्क्रूज ओपन करवा के इसके अंदर प्रॉपर ब्लोअर लगवाएं, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर भी डस्ट की एक लेयर जम जाती है और उस लेयर की वजह से भी इंटरनल कंपोनेंट्स का ख़राब होने का खतरा होता है। तो लेकिन ये जो इंटरनल सर्विस है, जिसको मैं ब्लोअर वाली सर्विस कह रहा हूँ, वो साल में सिर्फ एक दफ़ा ज़रूरत है। पंखे को हर 2 से 3 महीने के बाद ब्लोअर की ज़रूरत है। वो आप सिर्फ इन्वर्टर को चलती हालत में या इन्वर्टर को ऑफ करके हैंगिंग हालत में भी सिर्फ उसके पंखे को ब्लोअर लगाएंगे तो इन्वर्टर साफ़ हो जाएगा। लेकिन जो उसके डस्ट फिल्टर्स हैं उनको 2 से 3 हफ्ते के बाद हर सूरत आपने साफ़ करना है। ये बात तो आ जाती है इन्वर्टर की बात। इसके साथ साथ इन्वर्टर के वो टर्मिनल जो बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन टर्मिनल्स को भी आपको ओपन करके साफ़ करना चाहिए हर 6 से 8 महीने के बाद। अक्सर इसके ऊपर एक फंगस टाइप मटेरियल जग लग जाता है, लेकिन ये केमिकल कोटिंग होती है, जो कि क्योंकि बैटरी भी एक केमिकल कंपोनेंट होते हैं बैटरी के अंदर भी, तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से इस जगह के ऊपर काफ़ी एक गंदगी सी जम जाती है। आपको इसको ओपन करके इन टर्मिनल्स को साफ़ करके इनको अच्छी तरह से रेग मार के साथ या किसी और मटेरियल के साथ इसको साफ़ करें और कोशिश करें कि जब इसको इनको टाइट कर दें तो उसके ऊपर ग्रीस लगा दें, सो दैट कि फ्यूचर में दोबारा इसके ऊपर कोई रस्टिंग ना आए। इसकी वजह से अक्सर इंटरनल इन्वर्टर जो बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, बैटरी की चार्जिंग डिस्टर्ब होती है या उनके जो एम्पेयर्स हैं वो प्रॉपर पास ऑन नहीं होते या इस जगह पे शॉर्ट सर्किटिंग का भी खतरा होता है। IP65 इन्वर्टर्स भी ज़्यादातर तो वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इनको अगर केयर करते रहेंगे तो ये लॉन्गर लाइफ इंश्योर रखेंगे, क्योंकि सोलर पैनल्स तो 25 साल लाइफ के लिए बने होते हैं, इन्वर्टर्स 25 साल लाइफ के लिए नहीं बने होते हैं। आपने इससे मैक्सिमम लाइफ अटेन करने के लिए इनको प्रॉपरली केयर करना ज़रूरी होता है। तो IP65 इन्वर्टर बेशक आपने बाहर लगाया है या अंदर लगाया है, कोशिश करें कि इसको हवादार जगह पे लगाएं। हवादार जगह पे ऊपर IP25 इन्वर्टर होता है या IP65 में, जिसमें आजकल ज़्यादातर नाइट्रॉक्स इन्वर्टर पॉपुलर है या सोलर मैक्स का ओनिक्स इन्वर्टर ओपन है, इनको IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर्स कहा जाता है। चाहे ये 6 किलोवाट की रेटिंग में आते हैं, चाहे ये 12 किलोवाट की रेटिंग में आते हैं, इनको प्रॉपर फैन की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में जून जुलाई में पाकिस्तान में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जब इन्वर्टर सोलर पैनल से एनर्जी लेके बैटरीज को चार्ज कर रहे होते हैं या घर में सप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत हीटअप हो जाते हैं।
इनके बैक साइड के ऊपर जो हीट सिंक्स तो लगे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्सटर्नल कूलिंग की ज़रूरत होती है। पंखा लगा होगा तो जून जुलाई की गर्मी को ये बर्दाश्त कर लेंगे और इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ इंश्योर्ड रखेंगे और ज़्यादा देर तक चलते रहेंगे। यही प्रैक्टिस आप पंखे वाली प्रैक्टिस आप नॉर्मल इन्वर्टर्स के साथ भी रखें, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ भी रखें और IP65 इन्वर्टर्स के साथ भी रखें। हर 3 से 4 साल के बाद IP65 इन्वर्टर्स को भी आपको एक दफ़ा अपनी सर्विस प्रोवाइडर को बुलवा के प्रॉपरली ओपन करवा के ब्लोअर अप करवाना चाहिए, सो दैट कि इनके इंटरनल कंपोनेंट्स में भी कहीं ना कहीं से कहीं थोड़ी बहुत अगर कोई प्रॉब्लम आती है, रस्टिंग आती है या कहीं पे इनके कोई अंदर कोई लूजिंग होती है, तो उन सब चीज़ों को टाइट किया जा सके और उसके मदरबोर्ड्स को भी चेक किया जा सके कि वो सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब भी आप कभी इनके इन्वर्टर के करीब से गुजर रहे हों तो इनके गाहे बगाहे चेक करते रहा करें कि कोई इनके करीब से कोई आपको कोई फॉल्ट लाइन तो नज़र नहीं आ रही या इनके अंदर से कोई बजर साउंड तो नहीं आ रहा। अक्सर बजर साउंड्स आते हैं, इन्वर्टर्स अपने अंदर फॉल्ट्स को ऑलरेडी इंडिकेशन दे के बता रहे होते हैं, लेकिन हम क्योंकि उनको नोटिस नहीं करते तो हमें पता भी नहीं चलता। ये भी कोशिश करें कि इन्वर्टर को आप हर 3 से 4 दिन के बाद मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, आजकल तमाम इन्वर्टर्स का डेटा आ रहा होता है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ओपन करके देख लें कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फॉल्ट वाली पोर्शन के अंदर कोई फॉल्ट कोड तो नहीं आ रहा। अगर फॉल्ट कोड आ रहा है तो फ़ौरन अपने सर्विस प्रोवाइडर को बुलवा कर आप उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करवाएं। और अगर आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा होगा, बंद होगा, तो भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करने से पता चल जाता है। तो ये आपने चेकिंग हर सूरत 2-3 दिन के बाद चेक करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो ग्रिड अनस्टेबल होने की वजह से इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम आ सकता है। ग्रिड की स्टेबिलिटी को ही मद्देनजर रखने के लिए इन्वर्टर्स की इनपुट के ऊपर ब्रेकर्स हर सूरत इस्तेमाल करें। AC साइड, जिसे हम वापडा वाली साइड कहते हैं, चाहे वो हाइब्रिड इन्वर्टर हो या ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो, दोनों की वापडा वाली साइड के ऊपर आप अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर्स हर सूरत इस्तेमाल करें, सो दैट कि कभी वापडा का कोई हैवी झटका आता है, ट्रांसफार्मर में कोई खराबी होती है, मोहल्ले में कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है या आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है, तो ये ब्रेकर्स ट्रिप हो जाए और आपका महंगा इन्वर्टर ख़राब ना हो। इन्वर्टर्स के ब्रेकर्स के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो SPDs, क्योंकि जो ब्रेकर्स होते हैं वो हाई एम्पेयर और हाई करंट की फॉर्म में आपके सिस्टम को ट्रिप करेंगे, लेकिन अगर कभी हाई वोल्टेज आता है तो ऐसी सिचुएशन में SPDs ही काम करेंगी। कोशिश करें SPDs प्रॉपरली अर्थ हुई हों और अर्थ रेजिस्टेंस 5 ओम से कम हो, सो दैट कि SPDs में अंदर जब भी कभी कोई हाई वोल्टेज आते हैं तो SPDs सारे करंट को उठा के अर्थ में डाल दें। SPDs के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो आप डिटेल भी जान सकते हैं। लेकिन इन्वर्टर के इनपुट के ऊपर आप SPDs लगाएंगे तो इन्वर्टर कभी ख़राब नहीं होगा। ब्रेकर्स और ब्रेकर के बाद सेकंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन SPDs आ जाती है। ऑप्शनल प्रोटेक्शंस के अंदर फ्यूजेस भी आ जाते हैं, फ्यूजेस लगा लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। खुदा ना खास्ता कभी ब्रेकर काम ना करे तो फ्यूज़ भी काम करते रहते हैं। इसी तरह से सोलर साइड पे आप सोलर ब्रेकर्स लगाएं। DC ब्रेकर्स आजकल लगाने का रवाज बहुत कम हो गया, उसकी जगह ज़्यादातर अब DC फ्यूजेस चल रहे हैं, क्योंकि DC ब्रेकर्स यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इतनी अच्छी क्वालिटी के आते नहीं हैं। कंपनीज अक्सर रेफर करती हैं कि आप इन्वर्टर को ओपन एयर में लगा लें, IP65 इन्वर्टर्स हैं, इसके ऊपर बारिश भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने कभी इन्वर्टर को ओपन एयर में लगाया है, आपके पास IP65 इन्वर्टर है, तो आप कम से कम इन्वर्टर के ऊपर एक शेड ज़रूर लगा दें। फाइबर शेड लगा देंगे तो इन्वर्टर प्रोटेक्टेड रहेगा, उस पर वेदर इफेक्ट्स कम से कम आएंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पानी पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, इन्वर्टर खराब नहीं होता, उसके नीचे जितने भी उसके जो कनेक्शंस हैं, जंक्शन पॉइंट्स हैं, उनमें पानी जाके भी इन्वर्टर खराब हो सकता है। तो इसी वजह से मैं रेकमेंड करूंगा कि ओपन एयर में लगाया हुआ है तो आप उसके ऊपर ज़रूर कोई शेड ज़रूर लगा दें। कभी भी वारंटी के अंदर इन्वर्टर को खुद से ओपन मत करें। अगर आप इन्वर्टर को खुद से ओपन करेंगे तो इन्वर्टर की वारंटी वाइड हो जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर को बुलाकर ही इन्वर्टर को ओपन करवाने वाला काम करवाएं। आप सिर्फ जो खुद से कर सकते हैं वो इसके डस्ट फिल्टर्स को साफ़ करें, आप इसके अंदर ब्लोइंग करें, ब्लोइंग से वारंटी वाइड नहीं होती, डस्ट फिल्टर साफ करने से भी वारंटी वाइड नहीं होती। इन्वर्टर के ऊपर उतना ही लोड डालें जितना उसकी रेकमेंडेड पावर होती है। फॉर एग्जांपल अगर 6 किलोवाट का लोड है तो 6 किलोवाट से ऊपर तो किसी सूरत भी ना उसको एक्सीड करें। या 12 किलोवाट का इन्वर्टर होगा, हाइब्रिड इन्वर्टर होगा, तो वो 3 फेजेस के ऊपर पर फेज 4-4 किलोवाट दे रहा होगा, तो आपने पर फेज 4 किलोवाट से ऊपर लोड नहीं डालना। सिंगल फेज का इन्वर्टर है 6 किलोवाट का, 8 किलोवाट का इन्वर्टर अगर आपके पास है तो उसके ऊपर 6 या 8 से ऊपर तो किसी सूरत ना जाए। जब भी ऊपर जाएंगे इन्वर्टर ट्रिप होगा। अगर समटाइम्स कुछ इन्वर्टर्स के अंदर प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स नहीं होते तो वो इन्वर्टर खुद बर्न हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं हैवी लोड की वजह से। और कोशिश करें कि इन्वर्टर की रेटेड पावर से आप 90% लोड ही डालें। फॉर एग्जाम्पल 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उस पर 5500-5600 वाट से ऊपर मत जाएं। 12 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसके ऊपर 11 किलोवाट से ऊपर लोड किसी सूरत ना डालें।
यही प्रैक्टिसेस आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर तो बस बार के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ट्यूबवेल वाले जो इन्वर्टर्स होते हैं उसके ऊपर आपको ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, जिसे हम VFD वाले इन्वर्टर कहा जाता है। उसमें आप कोशिश करें कि जिस कैपेसिटी की आपकी मोटर है उससे बड़ा इन्वर्टर ही लगाएं। इसी तरह घरों पे जो हाइब्रिड इन्वर्टर है अपने लोड से ज़्यादा लगाएं। कोशिश करें कि हैवी सर्ज वाली, हैवी झटके वाली चीज़ें ना लगाएं। अगर आपके पास हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है तो जो पुराने ट्रेडिशनल एसीज होते हैं जिनका टॉर्क बहुत हैवी होता है वो एसी मत कनेक्ट करें, विंडो एसी मत कनेक्ट करें। इस्त्री रेकमेंड की जा सकती है, लेकिन बड़े इन्वर्टर्स के साथ इस्त्री रेकमेंड की जाती है। छोटे इन्वर्टर्स के साथ घर में जो है ये हीटिंग एलिमेंट होता है, ये हीटर्स या इस्त्रियाँ कनेक्ट करना रेकमेंडेड नहीं होता, लेकिन आजकल जितने भी अच्छे इन्वर्टर्स आए हुए हैं वो उठा ही लेते हैं, लेकिन बड़े साइज़ की कैपेसिटी का इन्वर्टर लगाए तो फिर वही चलाएगा। ये वो चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आपका सोलर सिस्टम और स्पेशली आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। सोलर पैनल और बैटरी की केयरिंग टिप्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली इन्वर्टर के बारे में थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।